हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी में कुछ नए रूल्स लेकर आई है। अगर आप इन रूल्स की कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ये रूल्स लाने के पीछे का कारण यही था कि अभी जितने भी जीएसटी में फ्रॉड हो रहे हैं इन्हें रोका जा सके, और जो भी बिजनेसेस गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम कर लेते इन्हें रोका जा सके। नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 एक नई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लाई है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने जीएसटी में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की है जो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। साथ ही कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी इन्होंने कारण बताई है कि क्या क्या कारण की वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके साथ आपके पेमेंट सिस्टम में, जीएसटी रिटर्न्स में एंड ई वे बिल्स में भी काफ़ी सारी चेंजेस आई है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो नई रूल्स आई है फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, यानी कि अगर आप अब अपने जीएसटी में फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो पहले जो रूल्स थी उनको तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ अब ये कुछ और भी कंप्लाइंसेस है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो जो पहला कंप्लायंस अब एडिशनल ऐड कर दिया गया है वो है आपका आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना बायोमेट्रिक्स एज वेल एज फोटोग्राफ भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त तो आपको अपना केवाईसी डेटा अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना पड़ेगा। ये ऑथेंटिकेशन जो भी आपके बिज़नेस के प्रमोटर है, या फिर अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का, एंड उसके साथ जो आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, यानी कि जो आप जिसको आप अपना प्राइमरी सिग्नेटरी बना रहे हैं, उसका भी आपको डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये डिटेल्स सबमिट करने की फैसिलिटी जीएसटी के पोर्टल पे अब एक्टिवेट कर दी गई है। आधार ऑथेंटिकेशन के साथ अब एप्लीकेंट को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज़ को उन्हें अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त। ये करवाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटेशन सेंटर्स भी नोटिफाई किए हैं। आप वहाँ जाकर भी ये सब काम करवा सकते हैं। इन फैसिलिटेशन सेंटर की डिटेल्स भी आपको जीएसटी के वेबसाइट पे ही मिलेगी। इसके साथ रजिस्ट्रेशन लेने के प्रोसेस को गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट कर दिया है। जीएसटी अथॉरिटीज़ को ये पावर देके कि अगर वो चाहे तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो। बट अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया है फिर भी जीएसटी ऑफिसर्स फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं आपके बिजनेस प्लेस का, आपको रजिस्ट्रेशन देने से पहले, अगर उन्हें लगता है कि करना ज़रूरी है। ये सब नई जो फॉर्मेलिटीज़ है जो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हमें करना पड़ेगा, इन्हें लाने का कारण यही था कि जो अब फेक एंटिटीज़ बनाते हैं ताकि आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर सके, इन्हें रोका जा सके। इसके साथ नोटिफिकेशन 94/2020 जीएसटी रूल्स को भी अमेंड करती है, जिसमें अब सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी नई नई रीजंस बताई गई है। अगर आप कुछ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वो सीधा कैंसिल कर देंगे। सेक्शन 16 जो है वो डील करती है कि आप क्या क्या कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। उसके साथ अब एक नई रूल लाई गई है, रूल 86B जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा आईटीसी लेने के लिए। अब ये नई रूल क्या बोलती है कि आपका जो भी लायबिलिटी बनता है जीएसटी में, इसका आपको 1% इन कैश पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका कितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो। सीधे शब्दों में मैं ये बोलूँ, सपोज आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 100 रुपीज़ होता है, बट अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 रुपीज़ का पड़ा है, उसके बावजूद आपको 1% ऑफ ₹100 यानी कि ₹1 बाई कैश मोड में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बाई कैश मोड का मतलब है आपको ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग चलान्स के थ्रू आपको अपने पॉकेट से वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, इवन तो आपके पास पूरा वैल्यू का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हो। बहुत लोगों को लगता है कि ये वाला जो नई रूल लाई गई है इससे हमारे वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट बढ़ सकता है, यानी एक बेकार का पेमेंट है जो आपके पॉकेट से जाएगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास होने के बावजूद हमको 1% गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। बट हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने ये रूल लाई है तो हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही एक नई सब रूल लाई गई है, सब रूल 2A, जिसमें अगर आपकी GSTR 3B एंड GSTR 1 या फिर GSTR 2B में अगर कोई डिफरेंसेस होता है तो उस केस में गवर्नमेंट आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है। सबसे पहले गवर्नमेंट आपको एक नोटिस इशू करेगी, अगर आप उस नोटिस का कंप्लायंस नहीं करते तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल भी कर सकते हैं। सो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप GSTR 3B सबमिट कर रहे हैं वो सारी की सेम डिटेल्स आप अपनी GSTR 1 में भी फाइल करें। अगर उसमें थोड़ा सा भी मिसमैच हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एंड साथ ही आप अपनी GSTR 2B को भी एक बार रिकॉन्साइल कर लीजिए। इसके साथ दो और नई चेंजेस लाई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला चेंज है, अगर आप
मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आपने 2 महीने का GSTR 3 भी फाइल नहीं किया है तो आपका GSTR 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आपने पिछला 1 क्वार्टर का भी अगर GSTR 3 भी फाइल नहीं किया है तो वहाँ पे भी आपका GSTR 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप GSTR 1 फाइल नहीं कर सकते। ये जो रिस्ट्रिक्शन है तब भी एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप अपने टैक्स लायबिलिटी का 1% इन कैश पे नहीं करते, यानी कि आप फुल ITC अगर यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो उस केस में भी आपका GSTR 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप मेक श्योर कि इन टाइम अपना सारा रिटर्न फाइल कर लीजिए, बिकॉज अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो काफ़ी हाई पेनल्टी अब लगाई जा सकती है एवरी डे जब तक आपका डिफ़ॉल्ट चल रहा है। सेकेंड जो और एक नया चेंजेस लाया गया है वो ये कि अब से आपका ई-वे बिल भी ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने अपनी GSTR 3 भी एज वेल एज GSTR 1 को फाइल नहीं किया है। तो अगर आपने पिछले 2 महीने का GSTR 3 भी या फिर पिछला 1 क्वार्टर का GSTR 3 भी फाइल नहीं किया है तो वहाँ पे भी आपका ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड ई-वे बिल और एक रीज़न की वजह से ब्लॉक कर दिया जा सकता है अगर आपकी GSTR 3 भी और GSTR 1 में डेटा का अगर मिसमैच होता है या फिर GSTR 1 और GSTR 2B में अगर डेटा का मिसमैच होता है तो वहाँ पे भी आपका ई-वे बिल को ब्लॉक करने की पावर दे दी गई है। अब जो अगर आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है तो आपके बिज़नेस पे काफ़ी बुरी तरीके से हैम्पर कर सकता है। ये उन लोगों के लिए जो लोगों को गुड्स का इंटरस्टेट मूवमेंट होता है। ये जितनी भी सारी चेंजेस है ये लाने के पीछे गवर्नमेंट का रीज़न बस यही था कि जो उतने भी फ्रॉड टैक्स पेयर से जो लोग फ्रॉड करके GST में हाई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं उन्हें रोका जा सके। गवर्नमेंट GST को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना चाहती है ताकि यहाँ पे फ्रॉड करने का जो जितने भी तरीके थे उन्हें कम से कम किया जा सके। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनके लिए थोड़ी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें इस रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप बिल्कुल से फॉलो कीजिए ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो पहला ये है कि आप अपनी GST रिटर्न को ऑन टाइम फाइल कीजिए। अगर आप अपना GST रिटर्न टाइमली फाइल करेंगे तो आपका कोई भी GSTR 1 ब्लॉक नहीं होगा, साथ ही आपके ई-वे बिल भी कभी ब्लॉक नहीं होगा, आप आराम से अपने ई-वे बिल को जनरेट कर पाएंगे। सेकेंड, अगर जब भी आप अपना GST रिटर्न फाइल करें तो आप उससे सबसे पहले एक बार रिकॉन्साइल कर लीजिए GSTR 1 एंड GSTR 2B को, ताकि आप कोई भी डेटा आपका मिसमैच ना हो। ये जो रिकॉन्सिलेशन है ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट अगर आपका डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो आप सॉफ्टवेयर का भी मदद ले सकते हैं। मार्केट में कई सारी सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, आप अपने डेटा को इजीली रिकॉन्साइल कर पाएंगे। मेक श्योर अपनी GSTR 1, GSTR 3B एंड GSTR 2B ये 3 GSTR को डेफिनेटली रिकॉन्साइल कीजिए GSTR फाइल करने से पहले। थर्ड, आप इस पॉइंट का ध्यान रखिए कि आप जो भी आपका परचेज बुक है जिसमें आप अपने परचेज का एंट्री करते हैं उसे GSTR 2B के साथ एक बार रिकॉन्साइल कीजिए। आप जो भी परचेज़ करते हैं हर महीने उसे एक बार अपनी GSTR 2B के साथ रिकॉन्साइल कर लीजिए ताकि जो आपके सप्लायर्स ने अपलोड किया हो वो सारा डिटेल्स आपके पास हो और आप बिल्कुल मैच कर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले, ना कि थोड़ा ज़्यादा क्लेम कर लीजिए, बिकॉज अब ज़्यादा क्लेम करने पे हैवी पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। साथ ही प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट को 5% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी कि आप 5% से ज़्यादा GST ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे इवन दो आपने परचेज ज़्यादा का किया हो। तो गाइस ये थी 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताई जिसे आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने बिज़नेस को स्मूथली कंडक्ट कर सकें। यही थी आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।